गोरखपुर में सीएम योगी का संदेश का आज के समय में वृक्षारोपण जरूरी, यूपी को हरा भरा बनाने पर जोर, यूपी में तेजी से विकास हो रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की बड़ी पहल, यूपी के गांवों को डिजिटल लाइब्रेरी की सौगात। सीएम योगी की पहल से ग्रामीण युवाओं को बड़ा लाभ, 20,000 से ज्यादा डिजिटल स्टडी मटेरियल मुफ्त। देहरादून में बीजेपी की महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की अध्यक्षता में बैठक, सीएम धामी होंगे शामिल, संगठन के मुद्दों पर होगी चर्चा। आगरा में नकली दवा सिंडिकेट पर एफएसडीए का बड़ा एक्शन, 13 फर्मों पर छापेमारी, 3 करोड़ 63 लाख रुपए से ज्यादा की नकली और अवैध दवाएं जब्त, 9 मुकदमे दर्ज। देश भर में भारी बारिश का सितम जारी, मुंबई में नहीं रुक रही मूसलाधार बारिश, यूपी समेत कई राज्यों में अलर्ट जारी। नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ और यूपी की एग्रीगेटर पॉलिसी तैयार, योगी सरकार जल्द करेगी लागू, ये बहुत बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही हैं। जो आपको बता दें, यूपी की एग्रीगेटर पॉलिसी तैयार करेगी योगी सरकार, जल्द करेगी लागू, मनमासा किराया वसूली पर लगेगी रोक, यानी अब मनमानी किराया जो वसूला जाता था उस पर रोक लगेगी। पीक आवर में 50% से ज्यादा किराया नहीं, ये बहुत बड़ी पहल बताई जा रही है योगी सरकार की। जहां योगी सरकार ने यूपी में मनमाना किराया वसूली पर रोक लगाने के लिए ये बहुत बड़ी पहल लेके आ रही है। पीक आवर में 50% से ज्यादा किराया नहीं लगेगा, यानी योगी सरकार ने यूपी में कैब सेवाओं को निर्धारित करने के लिए नई एग्रीगेटेड पॉलिसी तैयार कर रही है। इसके तहत यात्रियों के मनमाने तरीके से किराया वसूलने पर पूरी तरह से रोक लगेगी और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि अब यात्रियों से उचित तय मानक पर ही किराया लिया जाए। पीक आवर्स या फिर बारिश के मौसम में भी कैब कंपनियां मनमाने तरीके से किराया नहीं बढ़ा पाएंगी। सरकार ने तय किया है कि किराए में 50% से अधिक की बढ़ोतरी की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही अगर ड्राइवर बुकिंग स्वीकार करने के बाद ट्रिप कैंसिल करता है तो उस ट्रिप का पूरा किराया ड्राइवर को ही भरना होगा। वही अगर ये यात्री की तरफ से राइड कैंसिल की जाती है तो यात्री पर 100 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और प्रणवीर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रणवीर, देखिए, योगी सरकार की ये बहुत बड़ी पहल बताई जा रही है, जहां अक्सर हम देखते हैं कि जब पीक आवर्स होता है या बारिश का मौसम होता है उस दौरान मनमानी किराया वसूल किया जाता है। ऐसे में क्या लगता है और क्या कुछ इसके फायदे हैं और इसके साथ ही क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है उन तमाम लोगों की तरफ से जो रोज यात्रा करते हैं कैब के जरिए? निश्चित तौर पे आपको बता दें कि जो उत्तर प्रदेश मसौदा मोटर वाहन एग्री डिलीवरी सेवा प्रदाता 2026 नियमावली लागू की जा रही है। इसमें कहीं ना कहीं जो ओला है, उबर है, रैपिडो है, इन सब के जो कंपनियों के जो डिलीवरी प्लेटफॉर्म है, इसमें एक नियम तय किया जा रहा है कि जिसके आधार पर किसी भी प्रकार से जो कस्टमर है उनको किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो और तमाम प्रकार से प्राविधान ये योगी सरकार इसमें ला रही है। सबसे बड़ी बात है कि लाइसेंस अनिवार्य, इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो प्राधिकरण वाला लाइसेंस है वो अनिवार्य है और इसमें किसी भी प्रकार से जो लाइसेंस बनने की जो समय सीमा है उसको भी निर्धारित की गई है। 90 दिनों के अंदर इसमें जो है लाइसेंस बन जाना अनिवार्य होता है। दूसरा सबसे बड़ी बात है महिला सुरक्षा को लेकर के कि जो गाड़ियां होती हैं, ओला होते हैं, उबर होते हैं, किसी भी प्रकार से इन सब गाड़ियों में अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो उनको अलार्म एक सेट होता है जो कि कंट्रोल रूम से इसको ऑपरेट किया जाता है और इससे किसी भी यात्री को अगर दिक्कत होती है तो तुरंत उस स्विच को दबाएगा और तुरंत वो अलार्म तत्कालीन चाहे पुलिस सेवा हो चाहे कंट्रोल रूम हो वहां पर पहुंचेगा और उसके तहत उनको सहायता मिल जाएगी। दूसरा सबसे बड़ी बात है ड्राइवरों के लिए जो नियम है वो इसमें कड़ी किए जा रहे हैं कि ड्राइवरों के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, फिटनेस होना चाहिए, बीमा होनी चाहिए गाड़ी के। कंपनियों को ड्राइवरों के प्रशिक्षण और आचार व्यवहार मतलब किस तरीके से जो है उनको आचरण रखना चाहिए अपने पैसेंजर के साथ, इन सब चीजों का बहुत ही प्राथमिकता के आधार पर इसको किया जाएगा। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि जो वाहन का जो इसमें नियम दिया गया है उसमें जो है वाहन का भी फिटनेस होना चाहिए, जो प्रमाण पत्र हो, फिटनेस प्रमाण पत्र वो जारी होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के जो योगी सरकार लागू करने जा रही है इसमें कहीं ना कहीं जो
कंपनियां हैं उनके लिए एक कड़ा नियम है और यात्रियों के लिए सबसे बड़ी सुविधा रखी गई है। खासकर ऐसे समय पे कि जब पीक आवर्स होते हैं, यानी कि जैसे बरसात का समय है, मौसम खराब है, किसी प्रकार का समय है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये सब लोग अपने मनमानी किराया वसूलना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में इनके ऊपर रोक लगेगी और मनमानी किराया ये नहीं वसूल सकते हैं। अगर ये किसी प्रकार से कुछ कैंसिल करते हैं, कुछ करते हैं, तो उसका भरपाई उन्हें करना पड़ेगा। पहले अभी क्या है कि अगर आप बिल्कुल रणवीर, देखिए अब कई दर्शकों के मन में भी ये सवाल ज़रूर उठ रहा होगा कि ये जो नई नीति है वो कब से लागू होगी और इसका लाभ यात्रियों को कब से मिलना शुरू हो जाएगा, और साथ ही क्या इस पॉलिसी से प्रदेश की कैब सेवाएं अधिक पारदर्शी होंगी, जवाबदेही बनेगी उनकी। यात्रियों की शिकायतें मिल रही थी, तमाम दुर्घटनाएं हुई हैं, चाहे एक्सप्रेसवे पे आप देख लीजिए, चाहे आउटर रिंग रोड पे देख लीजिए। लंबे टूर की जो सवारियां होती हैं 70 सीटर होती है, लेकिन उसमें 90 सवारी भर लेते हैं, उसमें माल तमाम भर देते हैं, जिससे कि बस का ओवरलोड बढ़ जाता है। ऐसे में ड्राइवर्स के लिए भी एक नियम है कि ड्राइवर्स को लगातार 24-24 घंटे ड्राइव के लिए मोटर मारी लगा देते हैं, तो उनके भी कहीं ना कहीं रेस्ट करने का समय, उनके आराम करने का समय। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि जो ओवरलोड वाहन चल रहे हैं, जिनकी फिटनेस नहीं मजबूत है, ऐसे वाहन लगातार डग्गा मार वाहन लगातार जो है दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं, सरकार को कहीं ना कहीं बहुत बड़ी क्षति हो रही है, जन हानि हो रही है, धन हानि हो रही है। तो ऐसे में सरकार ने नियम लगाया कि किसी भी प्रकार से अगर इस तरीके से पाए गए तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। और गाड़ियों का फिटनेस समय समय पर एआरटीओ चेक करते रहेंगे, चाहे वो ओवरलोड की बात हो और चाहे ओवर हाइट की बात हो। अगर ओवरलोड में बात करें तो सड़कों की मानव गुणवत्ता होती है, जब ओवरलोड गाड़ियां चलती है तो कहीं ना कहीं सड़कें धंस जाती हैं, सड़कों का वो क्वालिटी नहीं होता है, और उस पर ओवरलोड जब वाहन चलने लगते हैं तब कहीं ना कहीं सड़कें भी जल्दी खराब हो जाती हैं। तो इससे धन हानि और जन हानि के साथ साथ जो समय की बचत है उस पर भी लगातार होगा। और दूसरा सबसे बड़ा, डिजिटल तरीके से जो पेमेंट है, चाहे वो कस्टमर से, चाहे वो बारकोड और चाहे वो जो टोल प्लाजा पे हो, उसमें प्राथमिकता के आधार पर इस चीज को लागू किया जाएगा। जी बिल्कुल, क्या कैब बुकिंग रद्द करने या फिर सर्ज प्राइसिंग को लेकर भी नए नियम बनाए गए, क्योंकि इसके साथ ही कई सवाल ऐसे उठ रहे हैं। जी बताएं। देखिए, कई बार ऐसे हुआ है कि किसी भी प्रकार से अगर कोई बुकिंग होता है या कोई किसी के पास कैश नहीं होता है, बारकोड नहीं होता है, तो ये सब लोग कैश लेने में आनाकानी करते हैं। तो ऐसे में बारकोड रखना बहुत आवश्यक है, और किसी भी प्रकार से डिजिटल पेमेंट को आप मना नहीं कर सकते हैं। डिजिटल पेमेंट के आधार पर भी पेमेंट आप ले सकते हैं। और इन सब चीजों को जो नियम है, जो कस्टमर से जुड़ी हुई सुविधा है, जो जनता से जुड़ी हुई सुविधाएं हैं, उनको प्राथमिकता के आधार पर जो वाहन चालक है, जो गाड़ी है, जो मोटर मालिक है, उनको रखना अनिवार्य है। जी तो शुक्रिया प्रवीण आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर लखनऊ से, जहां यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति शुरू हो गई है। बीजेपी सपा की नई चुनावी रणनीति पर काम शुरू, जहां प्रदेश भर में घर घर संपर्क अभियान शुरू, जनता तक पार्टी की नीतियां पहुंचाई जाएंगी। हर विधानसभा क्षेत्र के गांव कस्बों में जनसंपर्क, प्रत्येक बूथ पर नए डिजिटल सदस्य जोड़े जाने का ये लक्ष्य रखा जा रहा है। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां प्रदेश भर में घर घर अभियान चलाया जा रहा है, लोगों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति शुरू हो चुकी है, तमाम पार्टियां तैयारी करने में लगी हुई हैं। 2027 विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए तमाम पार्टी अब अपनी अपनी रणनीति बनानी शुरू कर चुकी हैं, तैयारियां करते हुए नजर आ रही है। इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में वार पलटवार का भी दौर लगातार जारी है, जहां अखिलेश यादव तमाम मुद्दों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार को घेरते हुए नजर आ रही है, तो वहीं बीजेपी सरकार भी 2017 के पहले के समय को याद दिलाते हुए सपा सरकार पर जब का निशाना साधते हुए नजर आ रही है। तो देखिए, 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीतियों को लेकर लगातार तैयारी की जा रही है। तमाम जो पार्टियां हैं वो नई रणनीति बना रही है, जनता तक पार्टी की नीतियां पहुंचाई जा रही है, जनता को बताया जा रहा है कि उनके समय में क्या कुछ काम हुआ, और साथ ही हर विधानसभा क्षेत्र के गांव में लोगों की, नेताओं की पहुंच इस वक्त बनते हुए नजर आ रही है। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार रणनीति बनानी शुरू हो गई है। बीजेपी हो, सपा हो, कांग्रेस हो या फिर अन्य जो भी दल हैं या निर्दलीय हैं, सभी अब लोगों के बीच पहुंचने शुरू हो गए हैं, लोगों से जनसंपर्क करने शुरू कर दिए हैं, चुनाव के लिए रणनीतियां बनानी शुरू की जा चुकी है। और इसके साथ ही साथ अपने सरकार में
किए गए कामों को याद दिलाया जा रहा है। तो वहीं इस बीच वार पलटवार भी लगातार इस वक्त होता हुआ नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी सरकार बीजेपी सरकार को घेरते हुए नजर आ रही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर बीजेपी समाजवादी पार्टी के सरकार के कार्यकाल को याद कराती हुई नजर आ रही है। अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल कुशीनगर के दौरे पर थे, तो आपने सुना कि किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम बातों का जिक्र करते हुए 2017 से पहले की सरकार के कामों को याद कराया, जहाँ कहा कि बेटियां असुरक्षित थी, व्यापारी असुरक्षित था, नौजवान को रोजगार नहीं मिलता था। तमाम बातों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए। तो वही दूसरी ओर समाजवादी पार्टी भी पीछे कहाँ रहने वाली है, बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आ रही है। लेकिन इस बीच ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां लगातार की जा रही हैं। चिंतन मंथन किया जा रहा है, अपने विकास के कामों को गिनाया जा रहा है, या फिर जो भी उनके पार्टी में कमियां है, रणनीति में कमी है, उसे याद दिलाया जा रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव के रिजल्ट्स ने जरूर एक समय में बीजेपी को हताश और निराश कर दिया था। उसको बारीकी से समझते हुए अब लगातार चिंतन मंथन किया जा रहा है। बीजेपी उस पर काम कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी लगातार बैठकें कर रहे हैं, लोगों को समझाइश दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ तमाम नेताओं को इसके लिए हिदायत दी जा रही है। रमन मिश्रा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रमन, देखिए 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम जो पार्टी है वो रणनीतियां बनानी शुरू कर दी है। इसके साथ ही साथ अब जन जन का अभियान चलाया जा रहा है, लोगों के बीच जाया जा रहा है, अपने विकास कार्यों को याद दिलाते हुए तमाम पार्टी नजर आ रही है। 27 चुनाव भले अभी दूर है और 6 से 7 महीने का समय है। जुलाई महीना चल रहा है और अगर समय से चुनाव हुआ तो फरवरी से मार्च के बीच में चुनाव होगा। लेकिन 6 महीने की जो प्रैक्टिस है वो राजनीतिक दलों ने शुरू कर दी है। आपको बता दें, ये नेट प्रैक्टिस भी आप कह सकते हैं, आप इंडोर स्टेडियम भी प्रैक्टिस कह सकते हैं। और इससे सबसे बड़ा जो काम होता है 6 महीने पहले का, वो पॉलिसी बनाना, कमरे में बैठ के नीति बनाना और उसके बाद कमरे से निकलकर लोगों के बीच बीच में अपना माहौल तैयार करना और दूसरे का माहौल खराब करना। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी लगातार कार्यक्रम पे कार्यक्रम कर रही हैं, लगातार बैठकें चल रही हैं, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, उससे बिल्कुल ये स्पष्ट हो गया है कि दोनों पार्टियां चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं और अब 2027 को लेकर अड़ गई हैं कि किस तरीके से उन्हें, जहां भाजपा को तीसरी बार जीतने, कमल खिलाने के लिए भाजपा मेहनत कर रही है और बूथ तक का प्लान बना रही है। कल जिस तरीके से बैठक हुई भाजपा प्रदेश कार्यालय पर, पंकज चौधरी प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री धर्मपाल जी, नई टीम, पूरी कोर कमेटी, सभी क्षेत्रीय अध्यक्ष, मोर्चा अध्यक्ष और 3 मुख्य मुद्दों पर बात हुई। और उन मुख्य मुद्दों में पहली बात तो हुई कि वृक्षारोपण करना है मोदी जी के आह्वान पर, लेकिन जो दूसरी जो अहम बात थी वो अहम बात थी कि मतदाता सूची को सही करना है। यानी कि जो अपने वोट कट गए हैं उन्हें जुड़वाना है, जो दूसरे के गलत वोट जुड़ गए हैं उन्हें कटवाना है। मतलब कि आप प्रदेश स्तर पर एक बूथ की यहाँ पर योजना बन रही है। और तीसरा, भाजपा ने सीधा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने संदेश दिया कि बूथ अध्यक्षों का सम्मान जरूरी है और पार्टी को इस बार ऐसी योजना लेकर आई कि बूथ अध्यक्षों को काम करने में सुविधा होगी। वहीं पर समाजवादी पार्टी भी अपने सभी मुख्य, जो समाजवादी पार्टी के मुख्य प्रदेश कार्यकारिणी है और साथ ही जितने भी उनके 4 युवा मोर्चा संगठन है, चाहे लोहिया वाहिनी, मुलायम विश्व ब्रिगेड और छात्र सभा, इन सभी को, ये सभी भी एक्टिव हो गए हैं और लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं। और 2012 से 17 तक, 3 से 7 तक जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, उससे पहले जब 91 से 93 में जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, 89 में जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, कौन सा पार्क बनवाया, कौन सा कितनी नौकरियां दी, कौन सी छुट्टी की, इन सभी चीजों का एक खाका तैयार हो रहा है और अब उसे भुनाने की तैयारी है। और साथ साथ में आपको बता दें, समाजवादी ब्राह्मण जो कि सबसे बड़ा कोर वोटर माना जाता है भाजपा का, उसमें सेंध लगाने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, जनेश्वर मिश्रा जिनके नाम पर बड़ा पार्क है, उनकी इस बार भव्य जयंती मनाकर प्रदेश में संदेश देना चाह रहे हैं कि ब्राह्मण जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। आपको बता दें
कि बूथ को लेकर दोनों पार्टियां एकदम से सतर्क हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के पास जो मैनेजमेंट है, जो सिस्टम है, जो विंग है, उसके काम करने का तरीका बूथ लेवल का है। लेकिन जो समाजवादी पार्टी है वहां पर जो सबसे बड़ा तरीका है, वो सबसे बड़ा जो फेस है वो अखिलेश यादव है, सबसे बड़ी जो कमजोरी है वो अखिलेश यादव है, सबसे बड़ी ताकत जो है वो अखिलेश यादव है। लेकिन इस बार अखिलेश यादव भी भारतीय जनता पार्टी की नीति पर काम कर बूथ स्तर तक समाजवादी पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं। और जो रील में, जो नारों में, जो दीवालों में समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता नेता अपना जोश दिखाते हैं, उससे घर घर तक जो उनकी ऊर्जा को शिफ्ट करने के लिए लगातार योजनाएं बना रहे हैं। बिल्कुल रमन, देख पा रहे हैं हम आजकल तमाम जो पार्टियां हैं वो मुख्य मुद्दों से भटक कर अन्य मुद्दों पर जा रही है। एक तरह से कहें तो अब धर्म की राजनीति ज्यादा होने लगी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बात होनी चाहिए, जिन पर काम होनी चाहिए। युवाओं के रोजगार पर बात होनी चाहिए, महंगाई पर काम होनी चाहिए। इसके अलावा कई ऐसे मुद्दे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि तमाम जो पार्टियां हैं इन मुद्दों से भटक रही हैं। सपना राजनीति हमेशा ही ऐसे मुद्दों पर होती है जो मुद्दे आपको बेकार लगते हैं, लेकिन वही मुद्दे सियासत तय करते हैं, वही राजा तय करते हैं, वही शहंशाह तय करते हैं, और वही तय करते हैं कि लखनऊ की गद्दी पर कौन बैठेगा। तो आपको जिस तरीके से आम जनता को लगता है कि महंगाई मुद्दा है, रोजगार मुद्दा है और सड़कें मुद्दा है, ये सब निश्चित तौर पे बड़े मुद्दे हैं। और इन मुद्दों को पूरा किए बिना शिक्षा मुद्दा है, सरकार जो है वो आगे नहीं बढ़ सकती है, कोई भी पार्टी आगे नहीं आ सकती है। लेकिन ये राजनीति का बेसिक माना जाता है कि जो सियासत में आएगा वो काम करेगा और शिक्षा नीति में मजबूत करेगा, स्वास्थ्य में कुछ अच्छा करेगा, सड़क अच्छी बनवाएगा, बिजली अच्छी देगा। लेकिन जिस तरीके से जाति और धर्म के आधार पर वोटों की सियासत पिछले 30-35 सालों से चली आई है, आपको बता दें वहां पर विकास जो है वो बौना पड़ जाता है। और सियासत में धर्म, जाति और क्षेत्र के जो मुद्दे हैं, व्यक्ति के जो चरित्र का मुद्दा है, व्यक्ति के जो खौकाल का मुद्दा है, ये सबसे बड़ा अहम होता है और पार्टियां इसे ही भुनाती हैं। काम करने वाले व्यक्ति को शिफ्ट कर दिया जाता है, उनको दे दिया जाता है। हालांकि काम करने वालों को भी एक कोटा होता, वरीयता होती है, लेकिन भौकाल वालों का, रणनीति बनाने वालों का, चुनाव को शिफ्ट कर देने वालों का, कि जब चुनाव में ऐसे भाषण हो कि आप जब जनता कहने लगे अरे ठीक है सड़क तो बन रही है, पानी तो आ रहा है, अरे जाते हैं तो इलाज तो हो रहा है, लेकिन योगी जी ठीक हैं, अखिलेश जी ऐसा बोलते हैं, मोदी जी ऐसा बोलते हैं, मायावती ऐसा बोलती हैं। सारा जो चुनाव है खासकर उत्तर भारत का अंत में आकर बयानों पर शिफ्ट हो जाता है और व्यक्ति के चेहरे पर शिफ्ट हो जाता है। काम तो यहाँ पर जनता को खुद लगता है कि अगर सरकार आएगी तो काम होगा। हालांकि जो चुनाव है वो काम पर होने चाहिए। पार्टियां दावा भी करती हैं कि विकास पर जीतती हैं, विकास के मुद्दे पर आती हैं, लेकिन उनका सबसे बड़ा मुद्दा होता है चुनाव को बयानों से शिफ्ट करना। उन्हें भी पता है कि विकास हमें दिखाना पड़ेगा, लेकिन विकास के नाम पर बहुत बड़ा वोट बैंक आपके साथ नहीं रहता। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रमन आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो लगातार देखिए वार पलटवार जारी है और इसी के साथ साथ 2027 चुनाव को देखते हुए जो तमाम पार्टियां हैं वो तैयारी करने में लगी हुई। और लखनऊ से बड़ी खबर जो है, SIR कार्यों में लगे समस्त BLO को भुगतान के निर्देश दिए गए हैं। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचवा रहे हैं, जहां SIR कार्यों में लगे समस्त BLO को भुगतान के निर्देश, BLO सुपरवाइजर को भुगतान के निर्देश दिए गए हैं। एक मुश्त रुपए 6,000 का भुगतान होगा। इसके साथ ही साथ मुख्य निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दिया गया है, प्रदेश के सभी जिलाधिकारी को निर्देश दिया गया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां प्रदेश के सभी जिला अधिकारी को इसके लिए निर्देश दिया गया है। तो SIR कार्य में लगे समस्त BLO को भुगतान के निर्देश दिए गए हैं। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और इस बीच तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां SIR कार्य में लगे समस्त BLO को यह निर्देश दिया गया है, BLO सुपरवाइजर को भुगतान के निर्देश दिए गए हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां इन सभी कार्यों के लिए BLO को निर्देश जारी किया गया है। तो बड़ी और अहम जानकारी, जहां जिलाधिकारी को निर्देश दिया गया है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दिया गया है। एक मुश्त 6,000 रुपए का इसके तहत भुगतान होगा।
तो एसआईआर कार्य में लगे समस्त बीएलओ को भुगतान के निर्देश दिए गए हैं। बीएलओ सुपरवाइजर को भुगतान के निर्देश दिए गए हैं। एक मुश्त रुपए 6,000 का भुगतान होगा। इसके साथ ही मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश जारी किया गया है। प्रदेश के सभी जिलाधिकारी को भी निर्देश जारी किया गया है। चंदौली के चकिया कोतवाली क्षेत्र में 2 अलग अलग हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना केराडीह गांव के पास कर्मनाशा नदी में हुई है, जहां मछली पकड़ने गए 36 वर्षीय जसवंत की डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से शव को नदी से बरामद किया है। वहीं दूसरी घटना मुजफ्फरपुर गाँव में हुई है, जहाँ पत्नी के ननिहाल गए गुड्डू की छत से गिरने के बाद मौत हो गई। परिजन घायल अवस्था में उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो छत से गिरकर दूसरे युवक की जान चली गई। दोनों परिवारों में मातम का माहौल दिखाई दे रहा है और ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है और इसके साथ ही साथ परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तो एक व्यक्ति की छत से गिरने से मौत हो गई है और इस पूरे मामले में जांच पड़ताल किया जा रहा है। तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर में देखिए ये बड़ी घटना हुई है, जहाँ बताया जा रहा है कि शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कई बड़ी जानकारी भी सामने आ सकती है। देखिए तस्वीर चंदौली से। और कानपुर के कलेक्टरगंज स्थित होटल सूर्या में युवक और युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। दोनों को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है और जहरीला पदार्थ खाने की आशंका जताई जा रही है। मृतकों की पहचान फतेहपुर निवासी दिग्विजय सिंह और उन्नाव निवासी शिवांगी तिवारी के रूप में हुई है। दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने परिजनों को सूचना देकर मामले की जाँच शुरू कर दी है। मौत के कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। तो युवक और युवती के शव मिलने के बाद से हंगामा हो गया। हालांकि यह आशंका जताई जा रही है कि जहरीला पदार्थ खाने के बाद दोनों की जान गई है। तो होटल सूर्या में दोनों के शव से को बरामद किया गया है। जहरीला पदार्थ खाने की आशंका जताई जा रही है। परिजनों को सूचना दे दी गई है और इसके साथ ही मृतकों की पहचान भी कर ली गई है, जिसके बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। लेकिन कई बड़े सवाल यहाँ जरूर खड़े हो रहे हैं कि आखिर युवक और युवती मृत अवस्था में कैसे मिले? क्या जहरीला पदार्थ खाने के बाद से यह हत्या हुई है? दिनांक 11 जुलाई 2026 को लगभग समय 4:30 बजे के लगभग कलेक्टरगंज थाने पर एक सूचना आई है कि होटल सूर्या में एक युवक और युवती कुछ विषाक्त चीज़ खा ली है, उनकी तबीयत खराब हो गई है। तत्काल त्वरित कार्रवाई करते हुए इंस्पेक्टर कलेक्टरगंज आए और दोनों युवक और युवती को हॉस्पिटल उर्सला लेकर गए। डॉक्टर के द्वारा परीक्षण किया गया, जिसमें दोनों को मृत पाया गया। होटल की एंट्री के मुताबिक लड़के का नाम दिग्विजय सिंह है, जो फतेहपुर का रहने वाला है, और लड़की का नाम शिवांगी तिवारी है, जो मगरवाड़ा उन्नाव की हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।